नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं। पद शब्द और पद के विषय में प्राय भ्रम रहता है। आज उसी गुत्थी को खोलेंगे और पदों के भेदों की चर्चा करेंगे। चल शुरू करते हैं। पद एक आपके सामने मैंने लिख दिया सुंदर। ये शब्द है या नहीं, इस बात की कसौटी क्या है कि मैं इसे शब्द कह सकूं। तो शब्द होने की कसौटी है कि उसका अपना अर्थ होना चाहिए। ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। तो ये सार्थक ध्वनियों का समूह है, अर्थ रखता है। तो निश्चित रूप से ये शब्द है कि ये शब्द की परिभाषा पे खरा उतर रहा है। अब लेकिन मैं साथ ही आपसे ये पूछ लूं कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या कुछ और है। मैं इसे संज्ञा कहूं, विशेषण कहूं, या मैं इसे क्रिया विशेषण कहूं। आप क्या जवाब देंगे? बड़ा कठिन हो जाएगा जवाब देना कि मैं इसे किस श्रेणी में रखूं। मैं इसे संज्ञा कह दूं, मैं इसे विशेषण कह दूं, या इसे मैं क्रिया विशेषण कह दूं। तीनों आपके सामने हैं। आप बड़े असमंजस में हैं, ये क्या हो गया। अब देखिए, मैं इस प्रकार से लिखूं। मैंने एक वाक्य लिखा, सुंदर आ रहा है। दूसरा वाक्य लिखा, मोहन सुंदर है। और तीसरा वाक्य लिखा, सीता सुंदर लिखती है। अब तीनों स्थितियों पे आप गौर करें। आप देखें कि यहां सुंदर है, यहां सुंदर है और यहां सुंदर है। तीनों जगह सुंदर शब्द है, लेकिन पहली स्थिति में ये संज्ञा है, दूसरी स्थिति में ये विशेषण है, तीसरी स्थिति में ये क्रिया विशेषण है। ये कब हो पाया कि मैं इसे संज्ञा कह पाया, विशेषण कह पाया, क्रिया विशेषण कह पाया? कब? जब ये सुंदर वाक्य में आ गया। जब तक कोई शब्द वाक्य में नहीं आ जाता, उसका परिचय देना, उसका व्याकरणिक परिचय देना लगभग असंभव है। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां कह पाना संभव होता है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। लेकिन सामान्यतः जब कोई शब्द वाक्य में आ जाता है तो वो पद बन जाता है, तब ही उसकी व्याकरणिक पहचान हो जाती है। शब्द की अपनी व्याकरणिक पहचान नहीं होती, वो स्वतंत्र है। उसे आप किसी भी रूप में प्रयोग करें, ये आपके हाथ में है। आप उसे, मैंने यहाँ देखो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया, विशेषण के रूप में प्रयोग किया, मैंने क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया, मेरी मर्जी। तो शब्द के स्तर पर निर्धारण कठिन है कि उसे किस व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत रखा जाए और किस व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत न रखा जाए। तो शब्द पद क्या है? शब्द और पद में अब क्या अंतर हो जाता है कि शब्द तो ध्वनियों का सार्थक समूह है, लेकिन जब उसे वाक्य में ले आते हैं तब वो पद बनता है। जब तक वो वाक्य में न आए तब तक वो पद नहीं है। तो आगे चलते हैं, पदों के भेदों की चर्चा करते हैं और इसी से हमारा आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब आप ये जान गए हैं
कि पद क्या है, और मैं पद के भेद की चर्चा करता हूं कि पद के भेद क्या है। पद के भेद, तो पद के भेद मेरे पास 5 हैं। पहला संज्ञा है। मैं इसे संज्ञा ही बोल रहा हूं कि परंपरा में वैसे संज्ञा इसका उच्चारण करना चाहिए, लेकिन परंपरा में संज्ञा चल रहा है तो मैं संज्ञा ही बोल रहा हूं। संज्ञा बस, क्योंकि ये वर्ण के चैप्टर में इस पर बात की जा सकती है। सर्वनाम है। तीसरा विशेषण। चौथा क्रिया, और 5वां अव्यय। पद के ये 5 भेद हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है व्याकरण में, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पद के कितने भेद हैं, तो पद के 5 भेद आपको गिनाने हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि संज्ञा पद है या शब्द है, तो हम अध्ययन तो संज्ञा का पद के अंतर्गत ही कर रहे हैं, तो पद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम संज्ञा पे चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे और हमारा कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से हम चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी। अब मैं संज्ञा पे बात करूंगा आपसे। हमारा आज की चर्चा का विषय रहेगा संज्ञा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा की परिभाषा क्या हो सकती है, सभी ने पढ़ी है, तीसरी कक्षा से हम पढ़ रहे हैं। सामान्यतः हर एक विद्यार्थी संज्ञा की कोई ना कोई परिभाषा कर देता है, क्योंकि उसने सुन रखा है, पढ़ रखा है। अब देखिए, हम जो परिभाषा करते हैं उसमें आम जो परिभाषा क्या चल रही है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराएं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव का बोध कराएं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषाएं चलती हैं। मुझे इस परिभाषा पे जो पहला आरोप है मेरा कि ये परिभाषा क्यों गलत है, ये परिभाषा आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपका मत है, लेकिन मेरा मत क्या है, मेरा सबसे पहला आरोप इस परिभाषा पे है। मेरा ये मानना है कि ये इस परिभाषा में जो आ गया, वे शब्द, ये मैं कहूं कि पूर्णतः गलत है तो भी गलत है, लेकिन ये पूर्णतः ठीक भी नहीं है। इसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है, वे पद, शब्द की जगह पद रख दिया जाए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि संज्ञा किसका भेद है, पद का भेद है। तो हमें परिभाषा करनी चाहिए कि वे पद जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। वे शब्द तो कराए। तो भैया, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, और अगर मैं ये कह दूं कि वे शब्द, और इसके ऑब्लिक रख दूं पद, वे शब्द या पद जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराएं, संज्ञा कहलाते हैं।
ठीक है जी, उन्हें संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं है। हमारा उद्देश्य चीज़ों को समझना है। अब मैं इन दोनों बातों को तार्किक रूप से सिद्ध करता हूं कि ये मैं क्यों कहना चाहता हूं। पहली बात, मैं जब कहता हूं कि भाई संतोष, संतोष मैंने कहा आ रहा है, तो ये संज्ञा है। ये क्यों है, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। पहली बात, ये किस स्तर पे है, ये पद है, ये पद है और किसी व्यक्ति का नाम है। परिभाषा कहती है कि ये व्यक्ति का नाम भी है, इसलिए संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है और ये एक पद है। संज्ञा की स्थिति यहां पर क्या है, पद रूप में संज्ञा आई। अब अगर मैं ये कह दूं कि राम केवल, क्या है भाई राम, अगर मैं राम को संज्ञा कह दूं तो इस पर कोई आपत्ति हो नहीं सकती। और यहां राम एक शब्द रूप में मौजूद है, पद रूप में नहीं है, क्योंकि जो नाम है किसी व्यक्ति के, वो नाम चाहे शब्द रूप में हो चाहे वो पद रूप में आए, वो संज्ञा ही रहेंगे। क्योंकि राम को मैं किसी की विशेषता नहीं बना सकता, राम को मैं क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, राम को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, जैसा सुंदर के मामले में था। सुंदर का मामला भिन्न मामला था। यहां राम शब्द ही है तो भी संज्ञा है। अगर मैं राम को इस प्रकार से लिख दूं कि राम सो रहा है, तो भी ये संज्ञा ही रहेगा, पद रूप में आ गया है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें पद में लेकर आने की जरूरत भी नहीं रहती, वो फिर भी अपनी व्याकरणिक पहचान बना लेते हैं। तो राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, अब ये सभी के सभी नाम हैं, स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है। अब बताइए, मेज़ मैंने कह दिया, वो संज्ञा ही रहेगी। अब मेज़ का आप क्या बनाएंगे, बदलना मुश्किल है। तो मेरा ये मानना है कि जो नाम है किसी के पर्टिकुलर, जो कुछ और हो नहीं सकते, जो विशेषण रूप में नहीं प्रयोग होते, जो क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग नहीं होते, वो शब्द के स्तर पर भी संज्ञा हैं। उन पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि जब संज्ञा की परिभाषा की जाए तो उस परिभाषा को इस प्रकार से किया जाए कि वे शब्द या पद। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात, अभी परिभाषा आपके सामने है। मैं संज्ञा को कई प्रकार से आपके सामने रखने चाहूँगा। ये इस प्रकार का एक टॉपिक है जो तीसरी कक्षा से आरंभ करते हैं और 10वीं कक्षा तक हम पढ़ाते रहते हैं। उसके बाद प्रतियोगिता के लिए पढ़ाते रहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती। तो हम इसे इतना स्पष्ट करेंगे कि जीवन में फिर दोबारा संज्ञा को लेके कोई डाउट मन में ना रहे, कोई संदेह न रहे। तो मैं और बात करता हूँ। अभी आपके सामने परिभाषा में व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जाति है, भाव है। 5 बातें हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा या तो व्यक्ति है, संज्ञा या तो वस्तु है, संज्ञा या तो स्थान है, संज्ञा या तो जाति है, संज्ञा या तो भाव है। अभी अगर मैं आपके सामने लिख दूं भूत, मैं आपके सामने लिख दूं आत्मा, परमात्मा, अब ये तीनों संज्ञा की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते, आपका अपना मत हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी हम अपना कोई मत बनाएं तो उसका तर्क होना चाहिए,
अपना मत हमेशा तर्क पर आधारित होना चाहिए। अब जो ये समझते हैं कि ये संज्ञा नहीं है, उनका अपना मत हो सकता है। उनका क्या मत हो सकता है कि क्योंकि भूत व्यक्ति नहीं है, भूत वस्तु नहीं है, भूत स्थान नहीं है, भूत जाति नहीं है, भूत भाव भी नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, तो भूत क्या है? अगर ये कुछ भी नहीं है तो इसे संज्ञा माना जाए या संज्ञा न माना जाए? असमंजस है कि भाई ये तो इस परिभाषा में तो फिट बैठ ही नहीं रहा कि भूत ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है। क्यों? व्यक्ति दिखाई देता है, वस्तु दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है, जाति दिखती है। भैया जाति जिसकी भी है, मेरे को मनुष्य मनुष्य दिखता है, नदी नदी दिखती है, पहाड़ दिखता है, चलिए पेड़ दिखता है। तो अब ये भाव एब्स्ट्रैक्ट महसूस होना चाहिए। क्या महसूस होता है भूत? मुझे तो नहीं हुआ कभी भी। आपने कभी देखा भूत को? मैंने भी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं हाँ देखा है, देखा भी होगा, लेकिन वो सबका अनुभव नहीं है। और जब तक कोई भी बात या कोई वस्तु सबका अनुभव नहीं हो सकती या उसे अनुभव नहीं करवाया जा सकता, तो विज्ञान की दृष्टि से बात सही नहीं होती। क्योंकि विज्ञान तो कहता है ना कि जो आपने देख लिया वो हम भी देख सकते हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं। कोई तरीका होना चाहिए उसका। तो ये इस श्रेणी, इस हिसाब से तो ये संज्ञा की दृष्टि से गलत बात हो जाएगी। चलिए इसे एक परिभाषा में संज्ञा की और दे दूं, और वो परिभाषा क्या दे दूं कि जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है और जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। जिसका अस्तित्व है और जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है, वह संज्ञा है। अब देखिए, जिसका अस्तित्व है और जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। अब भूत का अस्तित्व तो नहीं है भी तो पता नहीं, लेकिन एक बात सत्य है, हम भूत की कल्पना कर सकते हैं। हम परमात्मा की भी कल्पना ही करते हैं, हम आत्मा की भी कल्पना ही करते हैं। हमारा अपना अनुभव नहीं है। महात्मा बुद्ध का अनुभव रहा होगा, शंकराचार्य जी का अपना अनुभव हो सकता है, कबीर का अनुभव हो सकता है। परमात्मा आत्मा हमारा नहीं है। आप में से किसी का हो सकता है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो सिद्ध पुरुष हूं नहीं, बोध आया नहीं, तो मेरा अनुभव नहीं है। तो मैं उसे कैसे संज्ञा की श्रेणी में लेके आऊं? तो उसके लिए मैंने आपको एक सुविधा दे दी है कि जिसका अस्तित्व है, अस्तित्व किसका है? जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम चख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसका अस्तित्व है। तो वो तो संज्ञा की श्रेणी में आ ही गए। ऊपर की परिभाषा भी उनको अपने अंदर ले आई। हो सकता है आप ऊपर की परिभाषा से भी इनको अपने अंदर खींच लें, मैं लेकर भी आऊँगा। लेकिन मैंने एक बात और दे दी आपको कि जिसके अस्तित्व की कल्पना की जा सके। कल्पना तो हम कर ही सकते हैं, कल्पना करने में क्या दिक्कत है? अब मैं ये कहूँ कि दुनिया में जिसका भी नाम है, चाहे वो है या नहीं है, यदि नाम है तो वो संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ है नाम होना। भूत का भी नाम है भाई, भूत होते हैं, आत्मा है, चुड़ैल है, भूतनियाँ हैं, परमात्मा है, ईश्वर, प्रभु, गॉड, अल्लाह, आप जो कहें, सभी के सभी संज्ञा की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि इन सब की कल्पना तो संभव है ही। और कुछ लोग अनुभव भी कर लें तो फिर तो बात ही भिन्न हो जाएगी। लेकिन मैं अगर सार्वभौमिकता की बात करूं तो कल्पना की श्रेणी में ये लाए जा सकते हैं। तो संज्ञा की ये परिभाषा
इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन 10वीं तक के विद्यार्थी परीक्षा की दृष्टि से ये ही परिभाषा अपनी परीक्षाओं में लिखें, क्योंकि नीचे की परिभाषा अभी आपकी हो सकता है सही ना हो पाए, लेकिन समय के साथ ये भी आ जाएगी। बात को समझने की दृष्टि से ये बेहद उत्तम है, अत्यंत उत्तम बात है। इस तरह से हम संज्ञा को समझ सकते हैं कि संज्ञा होती क्या है। आगे चलते हैं। संज्ञा को अब मैं आपके सामने संज्ञा को 2 पार्ट में बांट देता हूं। सबसे पहले एक मूर्त और एक अमूर्त। अंग्रेजी में कहूं तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉन्क्रीट है। संज्ञा को मोटे तौर पे 2 हिस्सों में मैंने बांट दिया। मूर्त क्या है? जो दिखाई दे। अब मैं इसको भी आगे 2 हिस्सों में ले सकता हूं, मूर्त को भी। सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव 2 कैटेगरी में यहां भी बना सकता हूं मूर्त की, सजीव और निर्जीव। स्वाभाविक सी बात है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, सजीव हूं, मूर्त हूं, संज्ञा हूं, और ये पेन आपके सामने है, मूर्त है लेकिन निर्जीव है। हम संज्ञा दोनों ही हैं। ये पेन भी संज्ञा है और मैं भी संज्ञा हूं। इस दृष्टि से हमारी एक ही जाति है कि हम दोनों संज्ञा हैं, पेन भी और मैं भी। तो मूर्त और अमूर्त। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। मैं संज्ञा के दूसरे लेक्चर के अंदर बात करूंगा, संज्ञा को और विस्तार देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे एक बार समझ लिया तो बहुत सारी बातें आगे सरल हो जाएंगी। तो ये आज आप इतना समझे। अमूर्त की बात मैं करूं, खुशी, क्रोध, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, जवानी। जवानी को हम महसूस करते हैं, बुढ़ापे को महसूस किया जाता है, बचपन को महसूस किया जाता है, क्रोध को महसूस किया जाता है, प्रेम को महसूस किया जाता है। तो जिसे हम महसूस करते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त है, लेकिन है, क्योंकि हम महसूस करने की बात है। प्रेम महसूस होता है, क्रोध महसूस होता है, ममता, दया, ये सारी महसूस करने की बात है। तो ये अमूर्त की श्रेणी में आएंगी, लेकिन हैं, इनका अस्तित्व है, तो ये संज्ञा हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।